अस्सलाम वालेकुम जी। आज स्टार्ट करेंगे वहीं से जहाँ से हमने इसको छोड़ा था और इंट्रोडक्शन टू इंग्लिश ऐसे को एक नए फेज़ में लेके जाएंगे और कोशिश करेंगे कि आज ही इसको कंक्लूड कर दें। तो सबसे पहले आज बात करते हैं फेलियर परसेंटेज की। ये एक हेडर बड़ा स्ट्रेंज हेडर है। लोग पासिंग परसेंटेज लिखते हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट्स में पासिंग परसेंटेज देखी जाती है, हम इसमें फेलियर परसेंटेज देख रहे हैं। तो उसकी वजह ये है कि इसमें लोग फेल बहुत ज़्यादा होते हैं और फेलियर परसेंटेज 97% तक है। तो यानी जो मेजर कंपोनेंट है हम उसी को ज़्यादा फोकस रखेंगे। तो मेरा ख्याल है कि पास कैसे हुआ जाए ये तो देखना है ही है, लेकिन इसके साथ ये भी बहुत ज़रूरी है कि फेल कैसे ना हुआ जाए, कि फेलियर से कैसे बच सकते हैं। तो वो भी मेरा ख्याल उतना ही हेल्पफुल रहेगा कि जितना पासिंग के लिए, पास करने के लिए क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। तो दोनों चीज़ें हम साथ साथ लेके चलेंगे। तो जिनमें से जो भी वही अल्टीमेटली फेलियर से बचना कैसे है वो हमें पास ही करवाएगा। तो सिग्निफिकेंस ऑफ दिस सब्जेक्ट में चलते हैं। सबसे पहले तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि ये कंपलसरी सब्जेक्ट है। अब ये बड़ी ऑब्वियस सी चीज़ है कि कंपलसरी सब्जेक्ट है, और भी 5 कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं। लेकिन एक चीज़ हम देख लें कि हमारा एंड गोल क्या है। हमारा एंड गोल ये है कि हमने ये एग्ज़ाम पास करना है और किसी अच्छी जगह पे एलोकेशन चाहिए ताकि हम एक सीएसपी बन सकें। अब हम कहते हैं कि जी हमने इसको स्पेशली उन लोगों के लिए जो हाई कंपेटिटिव एरियाज से हैं, जैसे कि पंजाब का डोमिसाइल अगर आपका हो गया तो आपके जो पास करने के बाद भी आपके लिए मसाइल क्रिएट हो जाते हैं, क्योंकि ज़्यादा परसेंटेज पंजाब से पास करती है। तो यू नीड टू स्कोर गुड मार्क्स। अब लेट से मैं कहता हूँ एक कैंडिडेट है XYZ, उसने स्कोर कर लिया 800। नाउ 800 इज़ अ वेरी गुड स्कोर एंड ही इज़ प्रॉब्ली गोइंग टू फॉल इन द गुड ग्रुप्स। लेकिन 800 के बाद इंग्लिश ऐसे में स्कोर आ गया 39। तो वो जो 800 है वो मल्टीप्लाइड बाय 0 हो जाएगा। अब ये इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप देखें बाकी कंपलसरी सब्जेक्ट्स में 3 का तो ट्रायंगल है, पाक अफेयर, करंट अफेयर और जनरल साइंस एबिलिटी, यानी एक के अंदर कोई भी डेफिशिएंसी आपके दूसरे सब्जेक्ट्स क्लियर कर देते हैं। अगर आपको एक में खुदा ना खास्ता कोई फेलियर का इशू आ भी जाए तो उनके साथ मार्क्स पूरे होके आप एटलीस्ट पास कर जाते हैं। हम अच्छे मार्क्स की ना भी बात करें, एटलीस्ट पास कर जाते हैं। तो कंपलसरी सब्जेक्ट के साथ साथ ये क्रिटिकल सब्जेक्ट भी है। तो एक चीज़ ये कि आप इसमें 39.5 लेना भी अफोर्ड नहीं कर सकते। और दूसरा ये कि जब क्रिटिकल चेकिंग है तो सब्जेक्ट और ज़्यादा टफ हो जाता है। नो, क्रिटिकल चेकिंग क्या है? क्रिटिकल चेकिंग ये है कि बहुत सारे आप लोगों ने पहले एग्ज़ाम्स दिए होंगे, जैसे बोर्ड के एग्ज़ाम्स हैं और इसके अलावा ओ लेवल्स के एग्ज़ाम्स हैं, यानी जहाँ पे एग्जामिनर बैठा होता है पास करने के माइंडसेट से, कि जिस बच्चे ने, जिस कैंडिडेट ने, वो देखता है जिस कैंडिडेट ने मेहनत की हुई है, लिखा हुआ है, अच्छा ठीक एग्ज़ाम किया, वो पास करना होता है। यहाँ पे एग्जामिनर बैठा होता है फेल करने के माइंडसेट से। तो जब फेल करने के माइंडसेट से हो तो 97% फेलियर रेशियो होती है। तो क्रिटिकल चेकिंग होती है, उसमें बड़ा बारीकी से देखा जाता है चीज़ों को। तो एक तो आपका इतना क्रिटिकल सब्जेक्ट कि जिसमें आप 39.5 लेना भी अफोर्ड नहीं कर सकते, एंड फिर उसकी चेकिंग भी उस तरह से हो रही हो, तो फिर हम देखते हैं कि बहुत सारे कैंडिडेट्स जो है वो 38 39 मार्क्स लेके 30, एंड मेजॉरिटी तो फिर 20 से भी नीचे फॉल करती हैं, एंड वो अनफॉर्चुनेटली फ्लंक कर जाते हैं ये सब्जेक्ट। और बाकी हम देखते हैं उनके बाकी सब्जेक्ट्स में बहुत अच्छे मार्क्स होते हैं। तो इसकी एक रीज़न ये भी है कि देखिए, एक चीज़ हमें पहले दिन से पता होती है कि इंग्लिश ऐसे बहुत ज़रूरी सब्जेक्ट है और इसमें बहुत ज़्यादा लोग फेल होते हैं, इसमें बहुत मेहनत की ज़रूरत है। येट हम उसमें आई डोंट नो वाई मेहनत ही नहीं करते। हम शायद उसी चीज़ से बचते रहते हैं कि शायद एक दिन आएगा कि जब हम इसको स्टार्ट कर लेंगे, एक महीना रह जाएगा तब स्टार्ट करेंगे। तो वो चीज़ जो हमने थोड़ी देर पहले ये पिछली वीडियो में बात की थी कि ये पहले दिन से स्टार्ट होगा और आखिरी दिन तक चलेगा। तो कुछ रीजंस ऑफ फेलियर भी देखते हैं कि कुछ मोटे मोटे रीजंस, बाकी बहुत सारे रीजंस हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे रीजंस हैं, और वो साथ साथ हम डिस्कस करते रहेंगे जब हम प्रैक्टिस सेशंस में आएंगे, क्योंकि वो बड़े सब्जेक्टिव चीज़ है। हर एक की डिफरेंट तरह की वो लैंग्वेज की स्किल है, उसका स्ट्रॉन्ग एरिया और है, तो उसके अकॉर्डिंगली उसकी लूप होल्स बनते हैं। तो रीजन ऑफ फेलियर में एक बड़ा कॉमन रीज़न है, वो ये है कि हम इंग्लिश ऐसे को एक सब्जेक्ट ट्रीट करते हैं, जबकि ये एक सब्जेक्ट नहीं है, ये एक लैंग्वेज है। अब सब्जेक्ट क्या होता है? पॉलिटिकल साइंस एक सब्जेक्ट है, इस्लामियात एक सब्जेक्ट है, कि जो हम स्टार्ट करते हैं और 15-20 दिन के अंदर वो उसकी तैयारी पूरी हो जाती है और हम कहते हैं कि अब हम इस पोजीशन में हैं, इस कंडीशन में है कि हम इस सब्जेक्ट को पास कर लें। एग्ज़ाम में बैठे हम अच्छा स्कोर ना भी कर सकें, हम एटलीस्ट इसको पास कर सकते हैं। लेकिन
इंग्लिश ऐसे 15-20 दिन में नहीं होता, जो बहुत लोग गलती करते हैं। वो ये करते हैं कि जी आखिरी दिन हम आखिरी महीने में कर लेंगे, 2 महीने में कर लेंगे, या 2 महीने हमने लगा ली इंग्लिश ऐसे पे, अब हम कॉन्फिडेंट है तो हम कर सकते हैं। तो लेट मी टेल यू वन थिंग, वो फ्लुएंसी नहीं होती, वो कॉन्फिडेंस होता है जो आपको लग रहा होता है कि आपको पास करवा देगा। एक्चुअली आप उस ग्राउंड लेवल पे अभी नहीं आए होते। तो इंग्लिश अब लैंग्वेज है। लैंग्वेज होने का क्या मकसद है? लैंग्वेज आपको 15-20 दिन में, महीने में नहीं आती। कोई भी आप ले, जर्मन हो गई, इटालियन हो गई, 15-20 दिन में नहीं आती। लैंग्वेज टाइम लेती है। एक, लैंग्वेज टाइम लेती है, दूसरा लैंग्वेज प्रैक्टिस मांगती है। तो टाइम से मुराद पहले दिन से चलेगी, आखिरी दिन तक एंड होगी। यानी इंग्लिश ऐसे सब्जेक्ट नहीं है कि आप इसको 15-20 दिन दे दें और आपको लगे कि ये चल जाएगा। सब्जेक्ट्स अलग तैयार होंगे। इंग्लिश ऐसे को आप डेली बेसिस पे अलग टाइम देंगे जिसमें आप कुछ राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे। तो पहली चीज़ तो ये कि ये एक टाइमलाइन मांगता है सब्जेक्ट, और दूसरा ये अगेन सब्जेक्ट मैंने खुद बोल दिया, लेकिन ये लैंग्वेज ये टाइमलाइन मांगती है, और दूसरा ये प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। टाइमलाइन आप इसको रोज़ बैठ के अगर आप इसकी सिर्फ रीडिंग करें तो दैट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू। आपको प्रैक्टिस ही करनी है। प्रैक्टिस क्यों ज़रूरी है? आप खुद तो एग्ज़ाम में नहीं बैठे होते, वो तो इंटरव्यू फेज़ है जिसमें आप खुद बैठे होते हैं। एग्ज़ाम में तो आपका पेपर होता है जिस पे आपने लिखा होता है, तो वो जो आपकी राइटिंग है वही आपका कम्युनिकेशन ब्रिज है। अगर वो अच्छा नहीं होगा तो आपके आइडियाज़ जो आपके पीछे फ्लोट कर रहे हैं, जो आपके एग्जिस्टिंग नॉलेज के साथ इनकोहेरेंस हैं, वो आप कम्युनिकेट ही नहीं कर सकते। जब आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते तो पास नहीं हो सकते। तो दैट आई वांट टू हाईलाइट कि देखिए, आप ये एक लैंग्वेज एज अ ब्रिज, और उस ब्रिज को जितना आप अच्छी स्ट्रेंथ देंगे, वो उतना अच्छा कम्युनिकेट कर सकेगा आपके आइडियाज़ को, उतने अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर सकेगा आपके आइडियाज़ को। तो इंग्लिश को आप, इंग्लिश ऐसे को सब्जेक्ट ट्रीट नहीं करना, ये एक लैंग्वेज है। तो लैंग्वेज के लिए 2 चीज़ें कभी नहीं भूलनी, एक ये कि टाइमलाइन, और दूसरा प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस ही हम इसमें सेशन में करेंगे आगे। फिर आ जाता है बेसिक इंग्लिश स्टैंडर्ड। बहुत बेसिक सी ये बात है कि जी आप कुछ लोगों की बेसिक स्टैंडर्ड की बेसिक स्टैंडर्ड ही नहीं उनका मैच कर रहा होता है। टेंस मिस्टेक्स आ रही होती हैं, बड़ी बेसिक सी मिस्टेक्स होती हैं। अपना मुख्तलिफ पंक्चुएशन तो खैर वो इतनी नहीं देखी जाती, बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर उनका नहीं ठीक होता, कोहेरेंस नहीं होती, ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती, ग्रामेटिकल एरर्स तो बिल्कुल एक पॉइजन है। दैट्स टोटली उसको बिल्कुल वो अनएक्सेप्टेबल है। तो इस तरह की जो बेसिक मिस्टेक्स हैं उनकी वजह से तो डेफिनेटली एग्जामिनर जो है वो इरिटेट होता है, एंड इट लीड्स टू द फेलियर। देन द रेलेवेंस ऑफ आइडियाज़। मैं इसमें एक एग्जांपल दूंगा, उससे आपको ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा। एक घोड़ों की रेस है, मैंने उसके अंदर अपना एक घोड़ा भगाना है, घोड़ा तैयार करना है, और मैं सारा साल उस घोड़े पे लगाता हूँ, उसको अच्छा अच्छा खिलाता हूँ, उसको भगाता हूँ, प्रैक्टिस करवाता हूँ, एंड देन आई गेट श्योर कि ये घोड़ा सबसे तेज़ भागता है, एंड दिस हॉर्स इज़ डेफिनेटली गोना विन। लेकिन रेस स्टार्ट होने से पहले मैं उस घोड़े की डायरेक्शन थोड़ी सी साइड पे कर देता हूँ, और फिर मैं उसको भगा देता हूँ उस डायरेक्शन में। वो जितना मर्जी तेज़ भागता रहे और जितनी देर तक भागता रहे, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, वो कभी रेस नहीं जीत सकता। हमारा मकसद तेज़ भागना नहीं है, हमारा मकसद रेस को कंप्लीट करना है, और रेस से मुराद हमने एक अच्छी एलोकेशन लेनी है, दैट्स इट। तो घोड़े को आपकी डायरेक्शन बड़ी ज़रूरी है। एग्जैक्टली उसी तरह रेलेवेंस बहुत ज़रूरी है। आप कंटेंट क्या दे रहे हैं, आपने एक टॉपिक चूज़ कर लिया 10 टॉपिक्स में से, उससे रिलेटेड कंटेंट आप क्या दे रहे हैं और उसको किस तरह से कम्युनिकेट कर रहे हैं, बहुत ज़रूरी है, वेरी पर्टिनेंट। हाँ, एक और भी अच्छा टॉपिक है जिस पे हम इस सीरीज़ में बात करेंगे, वो है हाउ टू चूज़ अ टॉपिक। लेकिन अभी नहीं, अभी हम वो इंग्लिश ऐसे को ज़रा बेसिक से लेके चलेंगे, पहले हमें लिखना आ जाए, फिर हम एग्ज़ाम उस पर मूव करेंगे जिसमें हमें पास्ट पेपर्स हम प्रैक्टिस करेंगे। तो डेफिनेटली जब पास्ट पेपर आएंगे तो फिर हमने ये भी देखना है कि 10 टॉपिक्स में से एक टॉपिक कैसे चूज़ करें। क्या ऐसा है कि लिटरेरी टॉपिक्स पे ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं, या वो उस पे जो कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ पे टॉपिक्स होते हैं उस पे मार्क्स ज़्यादा मिलते हैं, वो भी देखेंगे कि मिथ्स हैं या नहीं। वैसे बाय द वे कोई ऐसी बात नहीं है, आपका बस टॉपिक एक अच्छा टॉपिक जो आपके आइडियाज़, आपके एग्जिस्टिंग नॉलेज के साथ मैच करता हो और आप उस पर अच्छा लिख सकें, यही एक अल्टीमेट गोल है। सो मूविंग ऑन, रीजंस ऑफ फेलियर तो हमने देख ली। देन कंपोनेंट्स ऑफ इंग्लिश, ऐसे बड़ा बेसिक सा वो एक ये छोटा सा एक हेडर है, बहुत सारे लोगों को क्लियर होता है, वेल अवेयर होते हैं, लेकिन हम इसको फिर भी रिपीट कर लेते हैं। हमने लास्ट वीडियो में भी ये डिस्कस किया था। 4 बेसिक कंपोनेंट्स हैं।
और अगर आप देखें इन्हीं कंपोनेंट्स में वो बात रिपीट हो रही है। टेल देम, टेल देम व्हाट यू आर अबाउट टू टेल देम, जिसमें आ जाती है आउटलाइन और इंट्रोडक्शन, कि आप उसको क्या बताने लगे हैं, क्या डिस्कस करने लगे हैं। इंट्रोडक्शन यानी वही सारा कुछ आपका क्रक्स आ जाता है। देन सेकंड वाज टेल देम, एक्चुअली आप डिस्कस करते हैं उसको सारा जो भी आपके आइडियाज़ हैं, जो कॉन्सेप्ट है, किसमें, बॉडी पैराग्राफ्स की फॉर्म में। एंड देन द थर्ड वन, टेल देम व्हाट यू टोल्ड देम, वो आपका कंक्लूजन में आ जाता है। तो कोई भी ऐसे हो, उसके बेसिक से 3 ये स्टेप्स हैं। टेल देम व्हाट यू आर अबाउट टू टेल देम, देन टेल देम, एंड देन टेल देम व्हाट यू टोल्ड देम। तो कंपोनेंट्स ऑफ इंग्लिश ऐसे में जी ये 4 ही हैं। आउटलाइन है, आउटलाइन आती है, आउटलाइन के जैसे मैंने आपको बताया मल्टीपल उसके मेथड्स हैं, डिस्कस करेंगे, अच्छी आउटलाइन बनाना सीखेंगे कैसे बनाते हैं, एंड देन प्रैक्टिस करेंगे। मैं प्रैक्टिस के टॉपिक्स भी देता जाऊंगा साथ साथ, आपको होमवर्क होगा, आप उसको प्रैक्टिस करेंगे, देन उसको चेक भी करके आपको फीडबैक मिलेगा। इंट्रोडक्शन को देखेंगे, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ्स के भी डिफरेंट मेथड्स होते हैं। बॉडी पैराग्राफ्स को देखेंगे कैसे बनाए जाते हैं, कैसे उसका ओपनिंग सेंटेंस होता है, उसके सपोर्टिंग सेंटेंसेस होते हैं, फिर आपका एक अच्छी पंच लाइन उसमें आ जाती है, देन आपका एक आर्गुमेंट आता है छोटा, एक अच्छा आर्गुमेंट कि जो आपको स्ट्रेंथ देता है आपके स्टांस को, एंड देन आप अपने स्टांस को कंक्लूड करते हैं। तो उसके बाद ऑफ कोर्स कंक्लूजन जैसे आप एक बॉडी पैराग्राफ को कंक्लूड करते हैं, इस तरह पूरे ऐसे को भी आप कंक्लूड करते हैं। देन द पर्टिनेंट फैक्टर्स हम मोर और लेस एक तरह से उसके बारे में बात कर भी चुके हैं, लेकिन एक दफ़ा दोबारा उसको देखते हैं। सिर्फ अगर ये मैंने 4-5 पर्टिनेंट फैक्टर्स अगर इधर लिख दिए, इनका मतलब ये नहीं है कि आपने सिर्फ इन्हीं के गिर्द अपने रिवॉल्व करना है। इसके अलावा बहुत सारे फैक्टर्स होंगे जो कि हम साथ साथ अपने इसी हेडर के अंदर इनकॉर्पोरेट करते जाएंगे। सबसे पहली चीज़ है कोहेरेंस ऑफ आइडियाज़। ये तो वो है जो कि बिल्कुल इस पर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, आपने इसके बारे में बहुत ज़्यादा कॉशियस रहना है। फर्स्ट इज़ कोहेरेंस ऑफ आइडियाज़। कोहेरेंस ऑफ आइडियाज़ में जी जो आप लिख रहे हैं वो कोहेरेंस है उसकी या नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि मैं एक बात स्याह कर रहा हूँ और दूसरी बिल्कुल अगले स्टेप में उसी बात का सफ़ेद कर रहा हूँ, कोई ना कोई बात। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि नहीं, अगर एक टॉपिक को लेके चले हैं, आइडियाज़ में आपके बिल्कुल एक स्ट्रेंथ होनी चाहिए, कनेक्टिविटी होनी चाहिए, लैंग्वेज में भी होनी चाहिए और आइडियाज़ में भी कनेक्टिविटी होनी चाहिए। तो कोहेरेंस ऑफ आइडियाज़ बहुत ज़रूरी है। ऐसा ये पोर्ट्रे जब होता है कि एक आइडिया आप एक कॉन्सेप्ट आपने यहाँ से पकड़ लिया है, दूसरा आपने साउथ से, एंड सो ऑन, ये जो एक इंटेंगलमेंट है ऑफ आइडियाज़, वो कन्फ्यूजन क्रिएट करती है और कन्फ्यूजन लीड्स टू फेलियर। तो उसको आइडियाज़ आर ऑलवेज इंटेंगल्ड, लेकिन उनको प्रेजेंट एक फॉर्म में किया जाता है, इन लाइन किया जाता है और फिर कोहेरेंस डेवलप की जाती है, वो बहुत ज़रूरी है। देन बेसिक इंग्लिश ग्रामर, जैसे हमने अभी बात की, ये वही बात है कि जी जो फेलियर के कॉजेज़ में उन बेसिक इंग्लिश ग्रामेटिकल एरर्स होते हैं, तो दैट्स अनएक्सेप्टेबल। देन डिसेंट वोकेबलरी के बारे में बड़ी मिथ्स हैं। जब कोई स्टार्ट में CSS की तैयारी स्टार्ट करता है बिल्कुल शुरू में, तो वो बड़े बड़े मोटे मोटे अल्फाज को रट्टा लगाना स्टार्ट किया जाता है। हो सकता है किसी दौर में ऐसा होता हो, ज़रूरत होती हो, और उन मोटे मोटे अल्फाज को एग्जीक्यूट करने के लिए अनफॉर्चुनेटली कोई फोरम नहीं मिलता। तो ये एक CSS कैंडिडेट स्टार्टर पैक होता है कि जिसके अंदर सोशल मीडिया पे बड़े बड़े मुश्किल अल्फाज में स्टेटसेस लगना स्टार्ट होते हैं और सारे दोस्तों को ये खबर हो जाती है कि ये लड़का तो CSS की तैयारी कर रहा है, ये तो अब CSP बन जाएगा। लेट मी टेल यू, दैट्स ऑल नॉट रिक्वायर्ड। आपकी डिसेंट वोकेबलरी होनी चाहिए। बेसिक वोकेबलरी चलती है, अच्छी बात है, लेकिन हम थोड़ा सा इसको एक नेक्स्ट लेवल पे लेके चलेंगे। हम कोशिश करेंगे कि डिसेंट वोकेबलरी हो, एक अच्छी वोकेबलरी हो जो कि अपील भी करे। डिसेंट से मुराद को मोटे अल्फाज, मुश्किल अल्फाज, शशि तरूर बनने की हमें ज़रूरत नहीं है डिसेंट वोकेबलरी में। यानी एटलीस्ट हमारी वोकेबलरी इतनी हो कि जो आइडियाज़ मेरे माइंड में हैं, जो नॉलेज मेरे माइंड में है, मैं वो कम्युनिकेट कर सकूँ। अब मैं इसकी एक एग्जांपल देता हूँ आपको। एग्जांपल ये है कि जैसे कोई भी मैं कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहा हूँ, उसके अंदर एक फीलिंग है, एक इमोशन है उसके अंदर, और आप उस इमोशन को डिस्क्राइब करना चाह रहे हैं अपनी लैंग्वेज के अंदर। अब इमोशन एक इनटैंजिबल चीज़ है, आप उसको किस तरह से डिस्क्राइब करेंगे, वहाँ पे आपको एक डिसेंट वोकेबलरी हेल्प आउट करेगी। बेसिक वोकेबलरी होगी तो आप उस इमोशन को प्रॉपरली डिस्क्राइब नहीं कर सकेंगे जैसा आप उसको करना चाहते हैं।
तो मुश्किल मोटे अल्फाज भी उसको उस तरह से नहीं करेंगे। हमने किसी को मोटे अल्फाज से इंप्रेस नहीं करना, हमने अपने आइडियाज़ को ठीक से कम्युनिकेट करना है, और उसके लिए हमें बस एक अच्छी वोकेबलरी चाहिए, बस डिसेंट वोकेबलरी चाहिए। फिर आ जाते हैं, बात करते हैं जी क्लैरिटी ऑफ थॉट्स पे। तो डिसेंट वोकेबलरी, आपको आई होप you're क्लियर विद द कॉन्सेप्ट ऑफ डिसेंट वोकेबलरी, दैट क्लियरली डजंट मीन के जी हमें बहुत मोटे मोटे अल्फाज चाहिए। देन द क्लैरिटी ऑफ थॉट्स, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स में कि मैं क्या लिख रहा हूँ, इसका मकसद क्या है। यानी ऐसा ना हो कि मैं सिर्फ, अब बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं कि जी CSS में ऐसे की रिक्वायरमेंट है 2500 वर्ड्स, वो सिर्फ वर्ड्स पूरे करने के चक्कर में उनको समझ ही नहीं आती वो क्या क्या लिख जाते हैं। अब जब वो खुद को नहीं समझ आएगी तो एग्जामिनर कैसे समझ सकता है कि ये बंदा क्या लिखना चाह रहा है और ये क्या अचीव करना चाह रहा है इस चीज़ से। तो क्लैरिटी ऑफ थॉट्स होना बहुत ज़रूरी है। आप अक्सर कुछ लोगों से सुनते, मैं इस बाय द वे मैं इस चीज़ को प्रमोट नहीं करता, बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करता, और ना मैं किसी से कहूँगा कि वो ये चीज़ प्रैक्टिस करें। हाँ जी, कुछ लोग मजबूरी के तहत कुछ लोग होते हैं कि जो ऐसे इंग्लिश ऐसे के पेपर में टाइम ज़ाया हो जाता है किसी वजह से, कोई आउटलाइन ठीक से नहीं बनती, उनको कट करना पड़ता है, एंड देर लेफ्ट विद ओनली 1.5 आवर और 2 आवर्स, और फिर हमें पता चलता है कि दे वर एबल टू राइट ओनली 1800 वर्ड्स, 1700 वर्ड्स या 1600 वर्ड्स, और दे पास्ड विद फ्लाइंग कलर्स। तो उसकी रीज़न ये, मैं बिल्कुल अगेन मैं ये नहीं कह रहा कि आप 1600 वर्ड्स लिख के आए तो आप पास हो जाएंगे, नो, एक बहुत बड़ा रिस्क है ये, क्योंकि जब एक एग्जामिनर आपसे रिक्वायर कर रहा है कि आप 2500 वर्ड्स लिखें तो आप 16 पे कैसे कंफर्टेबल होते हैं। लेकिन उनकी क्लैरिटी ऑफ थॉट्स, उनकी डिसेंट वोकेबलरी, उनके आइडियाज़ ये बात क्लियर कर देते हैं एग्जामिनर को कि वो डिज़र्विंग कैंडिडेट्स हैं जो कि पास होना डिज़र्व करते हैं, वो एक एमरजेंसी सिचुएशन में लिखते हैं। हमने इस चीज़ को देखना है कि क्लैरिटी ऑफ थॉट्स इसलिए ज़रूरी है कि हम 2500 वर्ड्स पूरे करने के लिए बिल्कुल इधर उधर ना निकल जाए। तो उस चीज़ के लिए हमें बड़ा ख्याल करना है, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स लेके आएंगे, और वो तभी आएगा जब हमारी अच्छी रिसर्च होगी, हमारे पीछे अच्छा बैकग्राउंड नॉलेज होगा, हम क्लियर होंगे कि हमने कौन सा कॉन्सेप्ट, हमने कौन सा आइडिया इसमें लिखना है और कौन सा हमने ड्रॉप कर देना है। क्योंकि एक बड़ी एक एक्सरसाइज है, आप ये देखेंगे कि जब आप तैयारी स्टार्ट करेंगे, ये आसान है कि क्या लिखना है, लेकिन ये बहुत मुश्किल है ये चूज़ करना कि क्या नहीं लिखना, क्या ड्रॉप करना है। तो वो भी देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ों को हमने, कौन कौन से आइडियाज़ को ड्रॉप करना है। ज़ाहिर है जब मेहनत की होती है उसको ड्रॉप करना मुश्किल हो जाता है। एंड द लास्ट, क्वालिटी कंटेंट, दैट्स अ वेरी ऑब्वियस थिंग। कंटेंट में क्वालिटी होगी तो ही आप अच्छा चल सकेंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ एक दोबारा, अब कोई भी चीज़ हो, पाकिस्तान में कोई मसला है, कोई आपको कंटेम्प्रेरी इशू पे आपको एक टॉपिक आ गया, ये सिर्फ इंग्लिश ऐसे के लिए नहीं, मैं बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी करता हूँ, ये पाकिस्तान अफेयर या करंट अफेयर एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कि जी हम कहते हैं कि जी लेट्स से कोई गवर्नेंस का कोई प्रॉब्लम है या कोई और प्रॉब्लम है। अब उसके अंदर सबसे पहला हेडर एक कैंडिडेट लिखता है जी करप्शन सबसे बड़ा मसला है। तो ये क्वालिटी कंटेंट मेरे तो हिसाब से नहीं है, कि करप्शन, ऑब्वियसली करप्शन एक प्रॉब्लम है, लेकिन आप क्या लेके आए हैं, आप पढ़ के क्या आए हैं। एवरी कैंडिडेट मोर और लेस नोज कि करप्शन एक प्रॉब्लम है, मोर और लेस हर कैंडिडेट लिखेगा कि ये करप्शन एक प्रॉब्लम है, लेकिन आपने उसके अंदर कहाँ ये शो किया या कहाँ से पता चला कि आप एक अच्छे कैंडिडेट हैं जो तैयारी करके आया हुआ है, जिसको और बहुत सारे प्रॉब्लम्स का पता है, जिसको और बहुत सारे कनेक्टेड प्रॉब्लम्स के बारे में इल्म है, जो एनालिसिस करके आया हुआ है। करप्शन इज़ डेफिनेटली अ प्रॉब्लम, बट क्या ये वही प्रॉब्लम जो सब लोग लिख रहे हैं, क्या हमने भी वही उसको फर्स्ट पे लिख देना है? तो क्वालिटी कंटेंट होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। तो दैट्स ऑल इंट्रोडक्शन टू इंग्लिश ऐसे. Next we'll start with outline and the other things.